हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग रोमांटिसिज्म को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो ये रोमांटिज्म क्या है? ठीक है, आइज्म लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है क्या है, ये एक आइडियोलॉजी है। तो रोमांटिसिज्म आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे कि होता क्या है। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये हम लोग तो सर कुछ और पढ़ रहे थे, अचानक से ये कहाँ से आ गया? तो जैसा कि बच्चों बताया था मैंने कि हमारा जो चैप्टर चलता आ रहा है, ठीक है, वो क्या है? स्टोरी थीम। तो अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 1830 से 1848 एज ऑफ रेवोल्यूशन को पढ़ रहे थे। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन के बीच में आपका ये जो रोमांटिज्म का टॉपिक आया है, ये रोमांटिज्म का जो टॉपिक है ये हमारा क्या है? एक थीम है। ठीक है, तो ये थीम अचानक से क्यों आया? तो इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चों कि जैसा कि अभी तक हम लोग की स्टोरी चलती आ रही थी कि फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया, नेपोलियन फिर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा चेंजअप सेटअप बनाया, उसने सारी चीज़ें चेंज की, फ्रांस को एक्सपेंड किया। ठीक है, फिर से क्या होता है? नेपोलियन को हराया जाता है। नेपोलियन के हारने के बाद जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो दोबारा पावर में आते हैं और फिर से 1830 में दोबारा से रेवोल्यूशन होता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अब वही केस चल रहा है कि फ्रांस में दोबारा से रेवोल्यूशन आया, फ्रांस को देख के बेल्जियम को देखने के बाद आप देखोगे तो जो ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब इसी के बीच में हमारी ये जो थीम आ गई है, ठीक है, स्टोरी तो हमारी ये चल रही थी, लेकिन ये जो थीम आ गई है, ये थीम के आने के पीछे का रीज़न क्या है? तो बच्चों, इस थीम के आने के पीछे का रीज़न ये है कि ये थीम हमें बताना चाहती है कि हमेशा से केवल लड़ाई के दम पर, ठीक है, वेपन्स के दम पर हम केवल इंडिपेंडेंस नहीं पा सकते। ठीक है, जैसा कि फ्रांस में होता आ रहा है कि लुई 16 को हराने के लिए लोगों ने उसको उठा करके फेंक दिया, ठीक है, मारपीट की, ठीक है, लड़ाई दंगा हुआ और फ्रांस को इंडिपेंडेंट कर। तो वो एक तरीका है, ठीक है, कि किसी भी कंट्री को एक कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें अगर लड़ाई करनी पड़ रही है तो एक वो तरीका है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वॉर। ठीक है, लेकिन वॉर से भी हट करके अगर हम चाहें तो भी बिना वॉर के भी हम क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंस या एक नेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने वॉर किया, ठीक है, लड़ाई की, लेकिन लड़ाई से आप लोगों के बीच में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स हैं वो नहीं ला सकते हो। आपने लड़ाई करके एक नेशन बना दिया, लेकिन लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे। तो आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप एक दूसरे से लोग कनेक्ट फील करेंगे तो खुद ब खुद एक नेशन स्टेट, एक नेशन कंट्री क्रिएट हो जाती है, ठीक है, बिल्ड हो जाती है। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक आया हुआ है कि केवल वॉर के बल पर ही नहीं, बल्कि हम जो सॉफ्ट टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा डांस है, उन सब पे भी फोकस करके उन सभी चीज़ों से हम लोगों को कनेक्ट करके भी क्या कर सकते हैं? एक नेशनल फीलिंग्स या नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो ला सकते हैं। ठीक बच्चों, तो नेशनलिज्म या जो हम लोग रोमांटिज्म का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कल्चर, जब हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर कल्चर पर, ठीक है, फोक जो भी लोकल लैंग्वेजेस है उस पर, ठीक है, लोकल जो डांस है उस पर अगर फोकस करते हैं तो ये सब किसके पार्ट्स में आते हैं? ये हमारे रोमांटिज्म के पार्ट्स पर आते हैं। ठीक है, तो रोमांटिज्म डेट मीन्स जो सॉफ्ट टॉपिक्स हैं, लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, हमारी हिस्ट्री, ये सब हमारे सॉफ्ट टॉपिक है। तो जब हम इस पर फोकस करके लोगों को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? रोमांटिज्म कहलाता है। ठीक बच्चों, तो यही चीज़ हमें आपके इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। तो चलिए हम आपका अपना आज का ये जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग क्या है? कि जो रोमांटिक इमेजिनेशन है, ठीक है, जो आपके रोमांटिक आइडियोलॉजी से जो प्रेरित लोग हैं और कैसे वो उनके उस रोमांटिक जो भी इमेजिनेशन है, जो रोमांटिक आइडियोलॉजी है, ठीक है, उससे कैसे नेशनल की फीलिंग आती है, उसको हम लोग यहाँ पढ़ने वाले। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि वही मैंने बात बताई कि केवल वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, ठीक है, तो क्या है कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन, कि जो कल्चर है, एक कल्चर भी क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन को बनाने के लिए। ठीक है, अगर कल्चर सेम होगा तो लोग खुद ब खुद एक दूसरे से कनेक्ट फील करेंगे, अरे यार मेरा कल्चर है, मेरा देश है। ठीक है, जब ये मेरा देश, मेरे कल्चर की बात आएगी तो खुद ब खुद यूनाइटेड होने लगेंगे लोग।
ठीक है। तो वो एक कल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन को बनाने में, ठीक है। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। क्या है कि आपकी जो पोएट्री है, ठीक है, जो स्टोरीज है, जो म्यूजिक्स है, ये क्या करते हैं, एक नेशन को शेप देने का काम करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे बात की जाए तो जैसे आपको मैं हमेशा एक एग्जांपल देता आता हूँ कि अगर हम अपने देश की बात करें, खुद की बात करें, तो अगर हम कैसे भी हों, अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो हमारा जो सेंटिमेंट है वो हमारे देश के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अगर फ्लैग जो है, हमारा राष्ट्रध्वज जो है वो फहराया जा रहा है, तो राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा है तो हम खुद ब खुद स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं उसके सम्मान में। क्यों? क्योंकि हम उससे अपना कनेक्शन फील करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, नेशनल एंथम है, ठीक है, जो हमारा जो तिरंगा है, इनसे हम कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक नेशन को बिल्ड करने में, एक नेशन को बनाने में हेल्पफुल होता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो आइडिया है कल्चर का, ठीक है, आर्ट है, जो हमारी पोइट्री, जैसे आर्ट की बात की जाए तो आर्ट में आप देखोगे तो आर्ट की बात करने की जाए तो हमारे जैसे मंदिर है, ठीक है, मंदिरों की बात की जाए तो वो भी हमारे आर्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की आर्ट है, ठीक, आप जाओगे तो देखोगे अंदर कई तरह की पेंटिंग्स बनेगी, तो आप उससे कनेक्ट फील करोगे, अरे हमारे पूर्वज ऐसे थे, इस तरीके की चीज़ें करते थे, ठीक है। तो जैसे अजंता की गुफाएं वगैरह आप देखोगे तो उसके अंदर बहुत से एंशिएंट कल्चर की पिक्चर्स हैं, जहाँ पे आप देखते हो तो उसमें अपना एक वजूद, ठीक है, अपना एक कनेक्शन फील करते हो। तो आर्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट फील कर सकते हैं। तो वही सारी बातें बताई गई हैं कि जो भी ये जो सॉफ्ट टॉपिक्स है, जैसे आप कल्चर ले लो, चाहे पोएट्री ले लो, चाहे स्टोरी ले लो। स्टोरी की बात की जाए तो रामायण की स्टोरी हो गई, महाभारत की स्टोरी हो गई, तो ये हमारे कल्चर को डिनोट करती है, हमारे ईश्वर को बताती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कनेक्ट फील करते हैं, तो ये हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। तो वो सारी चीज़, तो ये जो सॉफ्ट टॉपिक्स होते हैं ये हमारे रोमांटिसिज्म का एक पार्ट है, और यही क्या करते हैं, एक यूनिटी, एक स्ट्रेंथ लाने में काम करते हैं, एक नेशन को बनाने में ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, लेट अस लुक टू रोमांटिसिज्म a culture movement which sought a develop a particular form of नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ठीक है। जो पर्टिकुलर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है लोगों के बीच में लाने का जो काम करता है, ठीक है, वो क्या है, हमारा रोमांटिसिज्म है, ठीक है। रोमांटिसिज्म अ कल्चर मूवमेंट, ठीक है, वो कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है। जो कल्चर है हमारा उसको एक दूसरे तक पहुंचाना, एक दूसरे को जोड़ना उससे, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रोमांटिसिज्म का एक पार्ट है, ठीक है। रोमांटिक आर्टिस्ट and poets generally criticized the glorification of the reason and science and focus instead on the emotions। अब क्या कह रहा है कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, जो रोमांटिक पोएट्स हैं, वो साइंस और रीजन पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। साइंस और रीजन पे बिलीव करने का मतलब क्या है कि जैसा कि आपको पता है उस समय क्या हो रहा था कि जो वेपन्स वगैरह थे वो जैसे मतलब कि इंडस्ट्रीज वगैरह आ चुकी थी। अब इंडस्ट्रीज वगैरह आ चुकी थी तो इंडस्ट्रीज वगैरह के आ जाने से होता क्या है कि वेपन्स वगैरह बनने लगे थे, तो लोगों की मेंटेलिटी चलती थी कि हम वेपन्स के बल पर ही क्या कर सकते हैं, अपने देश को बना सकते हैं, लोगों को हरा सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पे जो उस समय के रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पर्टिकुलर जो पोइट्स थे, ठीक है, रोमांटिक पोइट्स थे, वो क्या करते थे, उनका मानना था कि हम साइंस और रीजन पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है, कि वेपन से ही केवल क्या किया जा सकता है, इंडिपेंडेंस पाई जा सकती है। उनका मानना था कि हम इसकी जगह पे लोगों के इमोशन पर, ठीक है, इस जो भी उनके इमोशंस हैं, ठीक है, और जो मिस्टिकल फीलिंग्स हैं, उनके मन में जो फीलिंग्स हैं, उनको जब हम जोड़ने का काम करेंगे तो खुद ब खुद एक नेशन स्टेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, उनका मानना ये था। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture passed as the basis of a nation। अब क्या है कि जो हमारा कॉमन कल्चर है, ठीक है, एक जैसा कल्चर है, ठीक है, तो वो उनका क्या था, वो एफर्ट करते थे, क्रिएट करते थे कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी लोगों के बीच में क्रिएट हो। जैसे हम लोगों की बात की जाए, ठीक है, नॉर्मल इंडियन कल्चर की बात की जाए तो हमारे कल्चर में आप देखोगे तो बहुत से लोग हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि आप जो भी हिंदू हैं, ठीक है, मुस्लिम है, अब यहाँ पे अलग अलग लोग कल्चर के लोग हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, कॉमन आइडेंटिटी है। क्या है कॉमन आइडेंटिटी, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ठीक है कहीं नहीं,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग आपको अपने देश में देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके बीच में कॉमन आइडेंटिटी है। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एक ऐसी आइडेंटिटी जो सभी को जोड़ने का काम करे, और वो कॉमन आइडेंटिटी क्या है? हम सब हिंदुस्तानी हैं, ठीक। तो वही यहाँ बात की जा रही है कि कॉमन कल्चर, ठीक है, कॉमन कल्चर हो, एक कॉमन आइडेंटिटी हो, ठीक है। जो उस समय के रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, उन्होंने यही कॉमन आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस को लाने का काम किया, जिससे लोग एक दूसरे को कनेक्ट फील करें और एक नेशन को बना सकें, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि रोमांटिसिज्म क्या है, ठीक है, रोमांटिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, वो आपको समझ में आ गई होगी कि रोमांटिज्म क्या है। रोमांटिज्म मतलब जितने भी सॉफ्ट टॉपिक्स हैं हमारे, कल्चर है, पोइट्री है, स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सबको जब हम एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं, लोगों के बीच में एक आइडेंटिटी, सेंस, इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे वार करते हैं, उसी से उनको एकजुट करने का काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें आती हैं वो हमारे रोमांटिसिज्म की अंडर में आती हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आई होप यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी। आगे की कहानी की बात की जाए तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि पहली चीज़ तो ये थीम है, तो बहुत ज़्यादा सिरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल सा ये आ सकता है कि आप रोमांटिज्म से क्या समझते हो, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो आपको बताना है कि रोमांटिज्म क्या है, एक तरीके का हमारा एक आइडियोलॉजी है। वो क्या करती है? हमारे कल्चर, हमारे सॉन्ग्स, हमारा जो भी लोकल रीजन बेस पे जो सॉन्ग्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, उनको उनके थ्रू लोगों के बीच में कलेक्टिव बिलोंगनेस लाने का काम करती है। और ये जितने भी सॉफ्ट टॉपिक्स हैं, इन पर जब हम फोकस करते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, वो हमारी रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक हमारे फिलोसफर थे, जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, ठीक है। जॉन गॉटफ्रीड हर्डर हमारे एक जर्मन के फिलोसफर हैं, ठीक है। इनका क्या था, इनकी जो फिलॉसफी थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो क्या थी? ये भी एक रोमांटिज्म से फीलिंग से ही पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थे। दूसरी चीज़, इनका जो कह सकते हैं कि इन्होंने कैसे एक कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग को लाई जाए, कैसे एक नेशन बिल्ड किया जाए, इस पर इन्होंने अपने तर्क वितर्क दिए ने अपनी बातों को कहा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर की जो भी फिलॉसफी रही है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्या है, जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड एमंग दी कॉमन पीपल, कि जितने भी जर्मनी के जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग ये जो नेशनलिज्म ऑफ यूरोप पढ़ रहे हैं, इसमें अभी जर्मनी जैसा कोई नेशन एग्जिस्टेंस में नहीं था, ठीक है। बाद में अभी हम लोग आगे जब ये 1830 टू 1848 जो एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इस एज ऑफ रेवोल्यूशन में क्या होगा कि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जर्मनी को आज़ाद कराएंगे। लेकिन आज़ादी से पहले जर्मनी जैसा कोई देश एग्जिस्टेंस पे नहीं हुआ करता था। तो ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे? तो उन्हीं फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी के थ्रू उसके लिए लड़ा गया। तो उसी में आपके एक जॉन गॉटफ्रीड हर्डर आते हैं, जर्मन के फिलोसफर, जिनकी आइडियोलॉजी ने क्या किया है, जर्मनी को यूनिफाइड करने में हेल्प प्रोवाइड की है, ठीक। तो उनका कहना था जॉन गॉटफ्रीड हर्डर का कि जो भी जर्मनी की जनता है, उस जर्मनी की जनता के बीच में जब हम एक कॉमन कल्चर को ला देंगे, ठीक है, कॉमन कल्चर के थ्रू उनको जोड़ने का काम करेंगे, तो जर्मनी खुद ब खुद यूनिफाइड हो जाएगा, जर्मनी खुद ब खुद एक नेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस, ठीक है। फोक मतलब होता है लोकल, ठीक है, फोक का मतलब होता है लोकल। तो इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड, ठीक है, ठीक है। पॉपुलराइज्ड अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो जॉन गॉटफ्रीड हर्डर है, उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, जो जर्मनी की कॉमन जो जनता है उनके बीच में कॉमन आइडेंटिटी लाने के लिए, कलेक्टिव बिलोंगनेस लाने के लिए, हम वहाँ की जो लोकल सॉन्ग है, जो लोकल पोएट्री है, जो लोकल डांस है, वो एक ट्रू स्पिरिट का काम करेगी, ठीक है। क्या करती है? ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, एक ट्रू स्पिरिट का काम करेगी, एक सच्चे स्पिरिट का काम करेगी लोगों को जोड़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक वॉल्कगिस्ट, ठीक है, वॉल्कगिस्ट करके एक टर्म है, ये फिलहाल जर्मन टर्म है, ठीक है। वॉल्कगिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ नेशन, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए, वॉल्कगिस्ट का मतलब होता है
स्पिरिट ऑफ नेशन, ठीक है। एक नेशन को बनाने की जो स्पिरिट होती है, तो वो आपके सॉन्ग, डांस, फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक जो भी आपकी पोइट्री है, उनसे बहुत तेज लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आ जाएगी और वह एक नेशन को क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक। आगे क्या है, सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर एंड इसेंशियल टू दी प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और कह रहे हैं कि अगर आपको एक नेशन बिल्ड करना है तो एक फोक कल्चर का इस्टेब्लिश होना, एक फोक कल्चर का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने एक फोक कल्चर को जोड़ के रख लिया, उसको स्ट्रेंथन कर लिया, तो आप एक नेशन स्टेट को आसानी से बना सकते हो, ठीक है। एक नेशन स्टेट को आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो जॉन गॉटफ्रीड हर्डर का मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही था कि अगर आप किसी भी देश को एक नेशन कंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको केवल किस पे फोकस करना है, उस पर्टिकुलर रीजन के जो लोकल सॉन्ग है, लोकल पोएट्री है, लोकल डांस है, जो लोकल कल्चर है, उसी को फोकस करके लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लानी होगी कि हाँ आपका कल्चर मेरा कल्चर सेम है, हम सब एक हैं, ठीक है। जब आप इस पर्टिकुलर भावनाओं को ला दोगे, इस फीलिंग को लोगों के बीच में इमर्ज कर दोगे, तो आप एक नेशन को बिल्ड करने में, एक नेशन को बनाने में बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक। तो ये तो बात थी हमारे जॉन गॉटफ्रीड हर्डर की। इसके बाद देखेंगे तो ये तो हमारी कल्चर, सॉन्ग्स वगैरह की बात हो गई। तो जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है बच्चों, लैंग्वेज भी हमारा एक सॉफ्ट टॉपिक है। लैंग्वेज के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को एकजुट कर सकते हैं, उनको उनका स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो अब आगे हमारा एक एग्जाम्पल इसी पे दिया हुआ है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड लोकल फोक लोर, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड फोकस लोकल फोकलोर, ठीक है। यहाँ पे भी हम केवल वर्नाकुलर लैंग्वेज को फोकस करेंगे। लैंग्वेज को अभी हम लोग पोलैंड का जो एक टॉपिक है हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, उस पर हम लोग एग्जैक्ट लैंग्वेज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग किसको देखेंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेज को देखते हैं। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड लोकल फोक, तो द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट स्पिरिट। अब क्या कह रहा है कि जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मतलब कि जो हमारी कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर रीजन की जो लैंग्वेज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन की जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, हमारी रिकवरी करती है किसकी, नेशनल स्पिरिट्स को। जो हमारी एंशिएंट नेशनल स्पिरिट है, जो हमारी प्राचीन राष्ट्रीय जो कह सकते हैं कि जो एक सभ्यता रही है उससे जो जुड़ी हुई स्पिरिट्स हैं, उनको ये क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। नॉट यूज टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, ठीक है। जैसा कि आप एक बात समझ सकते हो कि हम लोग आज भी क्या करते हैं, जानवरों की, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो हमारे नेशन एंशिएंट टाइम से भी ये सारी चीज़ें चली आ रही है ना बच्चों। तो वो क्या कर रहा है, हमें जोड़ने का काम कर रहा है कि हम अपने प्राचीनतम इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो ये फोकल रीजनल लैंग्वेज है, जो रीजनल डांस, रीजनल सॉन्ग्स है, रीजनल पोएट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, हमारे प्राचीनतम नेशनल स्पिरिट्स को, नेशन जो भी एंशिएंट नेशनल स्पिरिट है उसको जोड़ने का काम करती हैं, ठीक। बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। अब क्या है, और ये काम क्या करती है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, ये क्या करती है, एक हाई मास को, ठीक है, एक बहुत बड़े मास को क्या करती है, अपनी बातों को समझाने, जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको अपनी बातों को समझाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि आप अपनी हिस्ट्री की बात कीजिए, अपनी हिस्ट्री की बात की जाए तो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी समय तक राज किया है, ठीक है। ब्रिटिशर्स कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज बोला करते थे। तो अगर हम केवल ऐसी पॉपुलेशन को टारगेट करते जो इंग्लिश बोलना जानती है और केवल वही पार्टिसिपेट करेगी किस पे, अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने में, तो क्या हम आज आज़ाद होते, नहीं, ठीक है। हमें एक बहुत बड़ी यूनिटी की, एक हायर मास की ज़रूरत होती है। तो लोगों ने क्या किया, लोकल लैंग्वेज में लोगों को कनेक्ट किया और उस लोकल लैंग्वेज से लोगों ने एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझा और जाकर के अंग्रेजों से लोहा लिया। तो वही यहाँ बात बताई जा रही है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती हैं वो क्या करती हैं, ये लोगों को, ये पहली चीज़ तो एक रीजनल लैंग्वेज है, एक लोकल लैंग्वेज है, और ये लोकल लैंग्वेजेस क्या करती हैं, ये लोकल लैंग्वेजेस लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। ये लोकल लैंग्वेजेस हर एक जगह के लोगों को अपनी बातों को आसानी से समझाने का प्रयास करती है, आसानी से लोग इसको समझते हैं और एक जुट हो जाते हैं। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड फोकल लोकल फोकलोर में यही हम लोग देखेंगे, देखा हम लोगों ने
कि ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, ये क्या करने का काम करती हैं, लोगों का जो एंशिएंट नेशनल स्पिरिट है उसको जोड़ने का काम करती हैं, और जो एक लार्ज ऑडियंस है, ठीक है, जो इलिटरेट है उस लार्ज ऑडियंस को ये लोकल लैंग्वेज क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, सेंटिमेंट्स को उनके बीच में भी इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं कि आपका भी देश है, आप भी इसके साथ जुड़ी। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, क्या दिया है, एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड। ठीक है, पोलैंड का एक एग्जाम्पल दिया गया है। पोलैंड हैड बीन प्रेटिन्यूड एट एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रसिया, पुर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। अब क्या कह रहा है कि जो पोलैंड है वो लगभग 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, 18th सेंचुरी तक ये एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, मतलब पोलैंड जैसा कोई भी मैप में देश नहीं था 18वीं शताब्दी में। ये जो भी उस समय के ग्रेट यूरोपियन पावर थी, जिसमें ऑस्ट्रिया, पुर्सिया और रसिया आते हैं, उन्हीं लोगों ने इसको अपने अपने में जैसे आपस में तो ये लड़ा करते थे, और लड़ाई कर करके इन लोगों ने क्या किया है, पोलैंड की जो टेरिटरी है वो उसको अपने में मिलाया हुआ है। ठीक है, इवन थ्रो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंस टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रो म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ठीक है, और क्या हो रहा था वहाँ पे, आप देखोगे कि जो पोलैंड था, पोलैंड बहुत समय तक एग्जिस्टेंस में नहीं था आपके मैप पे। उसमें क्या था, रसिया, पुर्सिया, ऑस्ट्रिया, ये जो देश थे, जो ग्रेट यूरोपियन पावर थी, इन ग्रेट यूरोपियन पावर ने क्या कर रखा था, इसे जीत करके इसकी टेरिटरी को अपने अपने में मिला करके रखा हुआ था। लेकिन क्या था कि वहाँ की जो जनता थी, ठीक है, वहाँ की जनता इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पे तो थी नहीं, तो वहाँ की जो जनता थी वो एक दूसरे को, फिलहाल तो ये रसिया, ऑस्ट्रिया किसी न किसी एक ग्रेट पावर में मिली रहती थी, लेकिन ये क्या थे, ये लोग अपने आप को जोड़े रखते थे, किससे, लैंग्वेज से। ठीक है, पोलिश लैंग्वेज पोलैंड की लैंग्वेज है, तो ये लोग लैंग्वेज से एक दूसरे को जुड़ा हुआ रखते थे, म्यूजिक से एक दूसरे को जुड़ा रखते थे, और जो उनके मन में नेशनल फीलिंग थी कि हम पोलैंड के निवासी हैं और हमारा देश जो है वो पोलैंड है, भले हम ऑस्ट्रिया, रसिया या पुर्सिया किसी भी देश के अंडर में हों। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो लोकल कल्चर था, वह लोगों को जोड़े रखने का काम करता था। ठीक है, यही एक तरीका था, एक सॉफ्ट कह सकते हो कि एक टॉपिक था जो क्या करता था, लोगों को बिना वॉर के भी एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करता था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक बच्चों, आगे क्या है, आपके एक फिलोसफर्स फिर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैरोल कुरपिंस्की। ठीक है, कैरोल कुरपिंस्की, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांस लाइक दी प्लोनाइज मजरूका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। अब यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि क्या है, पोलैंड जो आपका है, रसिया, पुर्सिया, ऑस्ट्रिया, इन्हीं ग्रेट पावर्स में क्या होता था, बटा रहता था। तो उस समय का जो ये नेशनल स्ट्रगल था, ठीक है, लोग ये जानते थे कि हम पोलैंड के निवासी हैं, हमारा कल्चर अलग है, हम ऑस्ट्रिया, रसिया, पुर्सिया के साथ क्यों मिल करके रहे। तो वो जब ऑस्ट्रिया, रसिया और पुर्सिया, इन सभी ग्रेट पावर जो थी यूरोप की, उनको जब अपोज करने का काम करते थे, तो ये लोग अपोज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, ये लोग अपोज करने के लिए ओपरा म्यूजिक। ठीक है, पोलैंड की जो लोकल उस समय की जो म्यूजिक वगैरह थी, तो ओपरा म्यूजिक का ये लोग इस्तेमाल करते थे। उस समय का जो वहाँ लोकल डांस होता था, ठीक है, पोलोनाइज, मुजुर्का, ठीक है, मजरूका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, इन सभी का वो क्या करते थे, ये जो दो टाइप्स दिए गए हैं आपके उस समय के लोकल डांस का, इनका यूज करके वो क्या करते थे, ठीक है, अपोज करते थे कि हम पोलैंड के निवासी, हमारा कल्चर अलग है, हम आपके साथ या आपके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे की बात की जाए तो आगे की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अब जैसा कि मैंने बताया ना कि अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, किसका, पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेकर के। तो लैंग्वेज भी हमारा एक सॉफ्ट टॉपिक है। तो लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज क्या है, एक नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका होती है। क्यों, क्योंकि भाई जब आप एक लैंग्वेज बोलोगे, ठीक है, एक तरह की लैंग्वेज को आप बोलोगे, तो लोग कनेक्ट फील करते हैं कि यार ये तो हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, वो आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि तो हमारा भाई है, ठीक है, या हमारी जगह मतलब जिस स्टेट से हम हैं, जिस नेशन से हम हैं, उस नेशन का है।
ठीक है, ये होता है ना, तो लोग कनेक्ट फील करते हैं लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज क्या है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पोलैंड का ही एक एग्जाम्पल दिया गया है लैंग्वेज को लेकर के। तो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। क्या किया गया था कि जब रसिया ने पोलैंड को अपनी टेरिटरी में मिला लिया था, ठीक है, अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की रसिया ने, और उसी के अंदर उन्होंने क्या किया, पोलैंड को जीत करके अपने में मिला लिया। तो जब पोलैंड को उन्होंने अपने में मिला लिया तो क्या किया, जो रशियन गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने हर जगह से जो पोलिश लैंग्वेज थी उस पोलिश लैंग्वेज को हर जगह से बैन कर दिया, और हर जगह उन्होंने स्कूल हो चाहे जो भी चीज़ें हों, वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह उन्होंने रशियन लैंग्वेज को क्या कर दिया, फैला दिया कि अब जो भी काम होंगे, जो भी पढ़ाई लिखाई होगी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे, सब में जो रशियन लैंग्वेज है उसी का यूज़ किया जाएगा, कहीं पर भी पोलिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाएगा। इन 1831 एंड अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड, ठीक है। 1831 के बाद आप देखोगे तो क्या कहते हैं, जो रशियन गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से जो भी उस पोलैंड के लोग थे, जो उनकी जो पोलिश लैंग्वेज थी, जो उनका कल्चर था, उसको पूरी तरीके से क्रश्ड करने का काम करती थी, पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम कर रही थी। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब क्या था कि उस समय के जो भी पोलैंड के मेंबर्स थे, ठीक है, वो लोग क्या काम करते थे, वो अपनी लैंग्वेज का, कि हम लोग पोलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, तो वो क्या करते थे, नेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि उनके द्वारा किए गए हर प्रकार के गतिविधियों का विरोध करने के लिए, ठीक है, नेशनल रेजिस्टेंस के तौर पे, वेपन के तौर पे अपनी पोलैंड की पोलिश लैंग्वेज का वो यूज़ करते थे। पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। और क्या किया जाता था, जो भी पोलैंड के लोग थे, तो पोलैंड के जो भी चर्च वगैरह थे, जो लोग थे, ठीक, उनको गैदर करने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो पोलिश लैंग्वेज थी उसी का यूज़ लोग कर रहे थे, ठीक, रशियन जो डोमिनेंस था, रशियन लैंग्वेज जो थी उसका वो यूज़ नहीं कर रहे थे, उसको पूरी तरीके से पोलिश लैंग्वेज के थ्रू अपोज कर रहे थे। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ अ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और क्या था कि लोगों ने जो ये लैंग्वेज थी, ठीक है, जो पोलिश लैंग्वेज थी, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ, ठीक है, अपना स्ट्रगल को और उनको अपोज करने के लिए एक वेपन की तरीके वो क्या कर रहे थे, एक सिंबल के तौर पे इसको यूज़ कर रहे थे कि हम पोलैंड के निवासी हैं, पोलैंड ही हमारा देश है, पोलिश लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज है, और वहाँ का कल्चर ही हमारा कल्चर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रशियन डोमिनेंस है, जो उसकी रशियन लैंग्वेज है, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सारी कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर जो हमारी थीम चल रही थी, ठीक है, रोमांटिसिज्म की जो थीम चल रही थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यहाँ तक जो भी बातें आपको पढ़ाई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो क्या था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक बच्चों। तो रोमांटिसिज्म क्या है, रोमांटिसिज्म हमारा क्या था, एक आइडियोलॉजी थी, ठीक है, जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी रोमांटिसिज्म, उसके अंडर में क्या था, उसके अंडर में था कि आप अगर किसी भी नेशन को बनाना चाहते हो, ठीक है, नेशन कंट्री को बनाना चाहते हो, तो उसके लिए केवल और केवल वॉर ही एक लास्ट ऑप्शन नहीं है। वॉर के अलावा भी आप जो उस समय की कल्चर है, जो सॉन्ग है, जो म्यूजिक है, उसके थ्रू भी लोगों को कनेक्ट करके एक दूसरे से एक नेशन को बिल्ड कर सकते हो। तो यही पूरी कहानी थी। इसमें हम लोगों ने पोलैंड की लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, और जो भी हमारे फिलोसफर थे जैसे जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, वो उन्होंने क्या अपनी आइडियोलॉजी दी कि कैसे एक नेशन को बनाया जा सकता है। तो उनकी आइडियोलॉजी में भी यही था कि हम क्या कर सकते हैं, हमें केवल जो लोकल कल्चर है उस पर फोकस करना चाहिए। लोग खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, और जब लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे तो एक नेशन को बिल्ड करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, और हम बिना वॉर के, ठीक है, बिना टेरिटरी एक्सपेंशन के ही अपने देश को बना सकते हैं, ठीक बच्चों। तो आई होप यह जो थीम थी वह थीम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। या जो थीम थी रोमांटिसिज्म, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टोरी के साथ।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।